लास्ट हम लोगों ने मीडिया किया था। आज हम लोग उसी के अंदर देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था ना अपना। ठीक है, आज देखेंगे वीडियो। लोकेशन, चलिए। The HTML video element is used to show a video on a web page. So HTML5 में डेडिकेटेड आपको वीडियो का टैग मिलता है। सो टू शो अ वीडियो इन HTML यूज द वीडियो एलिमेंट। सो हमने यहाँ पर वीडियो एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं और इसमें लोग डिफाइन करेंगे वीडियो का विड्थ एंड हाइट। और यहाँ पर आपको लिखना है कंट्रोल्स। नहीं लिखेंगे तब भी आपका वीडियो आएगा, बट कंट्रोल्स लिखने से आपको कंट्रोल मिलेंगे प्ले पॉज करने के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा सोर्स में आप लिखेंगे यहाँ पर SRC। तो जैसे हमारा वीडियो फोल्डर है और हमारे पास एक fighter.mp4 के नाम से वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पर आपने डिफाइन करना है नेक्स्ट टाइप, तो आप लिखेंगे video/mp4। अब मान लीजिए कि सपोज कोई ब्राउज़र अगर mp4 को सपोर्ट ना करे, तो उस केस में हम यहाँ पर अपना एक दूसरा फाइल रखते हैं विच इज़ ऑग। ठीक है, और ये आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो वैसे अब हमें इसकी ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि HTML5 के अंदर जो आपका नया टाइप आया है MP4, ये सभी वेब ब्राउज़र पर बढ़िया से काम करता है, आपको ज़रूरत होगी नहीं इसकी। ठीक है, तो इनिशियल फेज में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में वीडियो टैग ना, तब बड़ी दिक्कतें आती, तब हमें ऑग का यूज़ करना था और MP4। तो कुछ ब्राउज़र ऑग को चलाते थे, कुछ ब्राउज़र आपका इसको यूज़ करते थे MP4 को, बट अब आपका सिर्फ MP4 से काम हो जाता है। और आपने एक टैग और ये दोनों चीज़ें डिफाइन करने के बाद में लिख देना है योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी वीडियो टैग। मान लीजिए कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 चला रहा है, विंडो 7 कोई चला रहा है, उस केस में क्या होगा, वहाँ पर मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि वीडियो टैग लोअर ब्राउज़र में काम नहीं करता है। सो रन दी एग्जाम्पल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका वीडियो इस तरह से डिस्प्ले होगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, प्ले हो जाएगा। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। Next, how it works, the control attribute add video controls like play, pause and volume। तो आपको ये सभी कंट्रोल यहाँ पर मिलेंगे, ये प्ले, पॉज और यहाँ से वॉल्यूम और प्लस फुल स्क्रीन का कंट्रोल भी आपके साथ रहेगा इसमें। It is a good idea to always include width and height attribute. If height and width are not set, the page might flicker while the video loads। मे भी हो सकता है नेट की स्पीड कम है, अचानक से वीडियो आएगा तो कंटेंट हिलेगा पूरा, फिर लाइक इमेज एलिमेंट। सो हमें ध्यान रखना है कि वीडियो की हाइट और विड्थ हमें डिफाइन करके रखना है। नेक्स्ट, द सोर्स एलिमेंट अलाउज यू टू स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव वीडियो फाइल्स विच द ब्राउजर में चूज फ्रॉम। द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट। सो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है MP4। अगर MP4 वर्क ना करे तब उस कंडीशन में ऑग एक्सटेंशन हमारा वर्क करेगा। ठीक है, बट अब ऑग की ज़रूरत है नहीं, आपका MP4 सभी में चल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो में ऑटो प्ले। जैसे कि अभी हमारा वीडियो जब ये ओपन हुआ तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑटो प्ले कैसे हो, सो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है HTML वीडियो ऑटो प्ले टू स्टार्ट अ वीडियो ऑटोमेटिकली यूज दी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर जाके आपने डिफाइन करना है कंट्रोल्स के साथ ऑटो प्ले। रेस्ट कोड आपका एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने ऑटो प्ले चलाया, लेकिन ऑटो प्ले ने काम नहीं किया। ऑटो प्ले काम करता है म्यूट के साथ ऑलवेज। ठीक है, सो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, क्रोमियम ब्राउज़र डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस, हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज़ ऑलवेज अलाउड। अब जैसे आपने ऑटो प्ले ऑन कर दिया, किसी का वॉल्यूम फुल है, पब्लिक डोमेन में कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर अचानक से वीडियो प्ले हो जाएगा तो एम्बेरसिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिक ना चले, यूज़र की चॉइस पर वो बेसिकली काम करे। तो अगर ऑटो प्ले हो रहा है तो वॉल्यूम उसको बंद कर दो। तो हमने क्या रखना है, ऐड म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले टू लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली बट म्यूटेड। सो आपने लिखा कंट्रोल्स ऑटो प्ले एंड म्यूटेड। अब कंट्रोल्स क्यों रखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट आएगा, आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको अनम्यूट कर लीजिए।
अब आप देखें यहाँ पर वीडियो देखिए स्टार्ट हो चुका है, बट साउंड नहीं है। साउंड आपको लेना है तो यहाँ से अपने टारगेट अचीव करता है। ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्राउज़र सपोर्ट की बात करते हैं। द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन दैट फुली सपोर्ट वीडियो एलिमेंट। तो क्रोम के अंदर वर्जन 4 से आपका वीडियो काम कर रहा है, एज के अंदर 9.0 से, फायरफॉक्स के अंदर 3.5, सफारी में 4.0 एंड ओपेरा में 10.5। सो HTML वीडियो फॉर्मेट्स ब्राउज़र की अगर हम लोग बात करते हैं MP4 की, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं एज, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सभी सपोर्ट कर रहे हैं इसको। वेब अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है, जैसे वेब पिक्चर होता है वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वैसे ही सेम हमारा वेब एम एक्सटेंशन भी होता है जो वीडियो को और लाइट वेट बना देता है। सो वेब एम को भी सभी ब्राउज़र, कहाँ है आकाश? लिंक ओपन नहीं हो रही। भेजा होता है तुम्हारे ग्रुप में। उसको लोग उसको ना कॉपी आ तो गया। हाँ जी, लास्ट क्या है? ऑग। ऑग को जो है सफारी सपोर्ट नहीं करता है, बाकी सभी सपोर्ट करते हैं। तो ऑग में क्या होगा, सॉरी सफारी में क्या होगा, MP4 चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके वीडियो फॉर्मेट की सपोर्ट्स अवेलेबल है। तो ये तीनों फॉर्मेट्स यूज़ में आते हैं, लेकिन आज के में MP4 सभी पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे मीडिया टाइप्स। MP4 अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो लिखेंगे वीडियो/MP4। वेबएम अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे वीडियो/वेबएम। एंड ऑग का अगर हम लोग यूज़ करते लिखते हैं वीडियो/ऑग। सो ऊपर आपने नोटिस किया होगा हमने यहाँ पर टाइप भी डिफाइन किया हुआ है ना। तो हो सकता है कि आपका बिना टाइप लिखे चल जाए, बट ऐसी गलती करनी नहीं है आपने, ठीक है। जब हम लोग एक से ज़्यादा वीडियो पास करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा एक्सटेंशन, तो टाइप लिखना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करेंगे HTML वीडियो मेथड प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट्स। अगर आप लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, सो द HTML DOM defines method properties and events for video element. This allows you to load, play and pause videos as well as setting duration and volume. So there are also DOM events. DOM की full form होती है document object model, that can notify you when a video begins to play, is paused, etc. So हमने यहाँ पर अपना एक वीडियो डिफाइन करके रखा हुआ है जिसका आईडी है video1, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें आईडी से ही हैंडल करना होता है अपने एलिमेंट को। और यहाँ पर हमने एक डिव बनाया हुआ है जिसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर है, और हमने कुछ बटन्स बनाए हैं जिसके ऊपर हमने कुछ फंक्शंस कॉल किए हुए, लाइक प्ले, पॉज, मेक बिग, मेक स्मॉल, मेक नॉर्मल। और यहाँ पर बटन के ऊपर हमने मैसेज अपना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया माई वीडियो, और उसमें हमने लिखा है document.getElementById video1। फंक्शन बनाया प्ले पॉज का, और हमने इसमें जाके मेंशन किया इफ़ माई वीडियो डॉट पॉज है तो वो क्या हो जाए प्ले, और अगर प्ले है तो क्या हो जाए पॉज। मतलब ये टॉगलिंग मोड में काम करेगा। वीडियो का हमने एक फंक्शन बनाया बिग, तो हमने क्या लिखा माई वीडियो डॉट विड्थ 560 हो जाए, हमने स्मॉल बोला तो 320 हो जाए, नॉर्मल बोला तो 420 हो जाए। अब इसका आप यहाँ एग्जांपल देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो हमारा इस तरह से आएगा। आपने प्ले बोला, पॉज बोला, बिग करना है, स्मॉल करना है, नॉर्मल करना है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर हम लोग रिस्पॉन्सिव डिवाइस की बात करें तो आप अपने ब्रेक पॉइंट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी करा सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें HTML के डिफ़ॉल्ट कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से आपको टैग मिलता है ऑडियो। बस आपका जो वीडियो टैग था वो ऑडियो से रिप्लेस हो गया है। सो द HTML ऑडियो एलिमेंट is used to play an audio on a web page. To play an audio file in HTML, use the audio element like a video. So audio हमने साथ में यहाँ पर मेंशन किया है, controls it is mandatory, और यहाँ पर आप अपने जो भी फाइल टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिखा है MP3 का हम लोग लिखते हैं ऑडियो MPEG, और दूसरा मैंने MP3 डाल दिया, लेकिन आप यहाँ पर ऑग का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऑग कन्वर्टर ऑनलाइन आते हैं, तो यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं MP3 टू ऑग कन्वर्टर, और यहाँ से आप अपना ऑडियो जो है वो अपलोड करके इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो लोकेशन है हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करेंगे,
क्लिक ऑन ओपन, और यहाँ से आपने इसको ऑग में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हुआ अपना फटाफट से अपलोड, और ये हो गया यहाँ से कन्वर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट। इसको होने देते हैं, तब तक हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं चेंज किया क्योंकि अब सभी में MP3 एक्सेप्टेबल है, ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आपने डाल देना अगर कोई ओल्डर ब्राउज़र पे चला रहा है तो योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी ऑडियो। रन करेंगे एग्जांपल को यहाँ से, और यहाँ से हमारा ड्यूरेशन है 2 मिनट 33 सेकेंड्स का। ठीक है, ऑडियो आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, HTML ऑडियो में हम लोग देखेंगे हाउ इट वर्क्स। द कंट्रोल एट्रीब्यूट ऐड ऑडियो कंट्रोल्स लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम। The source element allows you to specify alternative audio files which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format. The text between the audio tag will only be displayed in browsers that do not support the audio element. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 आपका सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस केस में ये काम करेगा। सो चलो पहले हमारी अटेंडेंस कर देते हैं। सभी लोग प्रेजेंट है ना? एक बस ध्रुव को छोड़ दो। चलिए, तो ऑडियो में अगर आप चाहते हैं कि ऑटो प्ले अवेलेबल हो तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटो प्ले, लेकिन ये काम आगे नहीं करेगा लाइक अ वीडियो, आपको साथ में म्यूटेड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जाइए, क्रोमियम ब्राउजर डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस, हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड। सो ऐड म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले टू लेट योर ऑडियो फाइल स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली बट म्यूटेड। सो क्लिक हेयर। तो आप यहाँ देखें कंट्रोल्स, ऑटो प्ले एंड म्यूटेड। तो आपका यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ तो गलत हमने डाल रखा है, ज़रा कोड चेक कीजिए। उफ, मैंने कन्वर्ट वाले को बंद कर दिया, बच गया। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके अपने फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप MWF 332.5 सितंबर, आज की डेट, मीडिया, ऑडियो, पेस्ट। ये आपका ऑग एक्सटेंशन आ गया। क्लोज 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 क्लोज। बट ऑडियो के केस में आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑडियो में अगर म्यूट ही कर दोगे तो विजुअल तो कुछ है नहीं, तो काम उसका कुछ होगा नहीं। सो ब्राउज़र सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे। 4, 9, 3.5, 4.0, 10.5 लाइक अ वीडियो टैग आपका सेम ऑडियो टैग भी काम करता है। और MP3 को सभी वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, वेब को सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। सफारी MP3 को सपोर्ट नहीं, सफारी ऑग को सपोर्ट नहीं करेगा, बाकी MP3 और वेब दोनों को सपोर्ट करेगा उस केस में। मीडिया टाइप्स ऑडियो/MPG रहेगा आपका, ऑडियो/वेब रहेगा, और ऑडियो/ऑग रहेगा अगर आप इनमें से यूज़ कर रहे हैं। वेबएम जो मैंने आपको बताया था वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। विंडो अगर आप वीडियो डाल रहे हैं उसके लिए भी, और अगर आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका ऑडियो के लिए हो गया। तो यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं म्यूटेड आ रहा है यहाँ पर, तो म्यूट लिखने से म्यूट अपना काम कर रहा है। प्ले करेंगे, अनम्यूट करेंगे, काम करेगा। तो सीकिंग बार वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपकी एप्लीकेबल रहेंगी। नेक्स्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउज़र। प्लगइन्स वर डिज़ाइनर्स to be used for many different purposes: to run Java applets, to run Microsoft ActiveX control, to display Flash movies, to display maps, to scan for virus, to verify a bank ID. So different types of plugins होते हैं। Warning: most browser no longer support Java applets and plugin। अब ये सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट और एम्बेड आपकी दो चीज़ें रह गई जो आपकी वर्क करती हैं। ActiveX control are no longer supported in any browser. The support of Shockwave Flash has also been turned off in modern web browser। तो Shockwave मतलब HTML फाइल जो एनिमेट की बनती है। तो
2019 में गूगल ने इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया, लेकिन अनाउंस किया था 2008 में कि आने वाले टाइम में फ्लैश का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हमने इसको रेड कलर की वार्निंग के अंदर डाला हुआ है कि आप इसको सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें रह जाती हैं, वन इज़ ऑब्जेक्ट और सेकेंड इज़ एम्बेड। So the object element is supported by all web browsers. The object element defines an embedded object within an HTML document. It was designed to embed plugins like Java applets, PDF reader and Flash player in web pages, but can also be used to include HTML in HTML. यानी कि आप HTML फाइल के अंदर HTML फाइल इसकी हेल्प से डाल सकते हो। तो पेज के अंदर पेज कैसे डालें? एक तो होता है आई फ्रेम, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टैग। सो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टैग लिखना है, विड्थ और हाइट उसकी डिफाइन कर देनी है आपने, और उसके अंदर एक फाइल डाल देनी है अपनी। ठीक है, सो हमारे पास एक टेबल में मैटर अवेलेबल है। आप जैसे यहाँ से जाके रन एग्जाम्पल करेंगे तो आप देखेंगे इस पेज के अंदर एक दूसरा पेज मेरा HTML का ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमने पेज का नाम क्या रखा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखिए snips.html। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाके आप इसको कॉल करिए। सो ये देखो हमारा पेज है ना। तो पेज के अंदर पेज कॉल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ज़रूरी नहीं कि कोई HTML फाइल कॉल हो, आप इमेज को भी कॉल करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा images/img7, आप क्लिक करेंगे, आपका इमेज देखो ओपन हो रहा है इसके अंदर। और ये किस टैग के अंदर है आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा इक्वल टू, जिससे होता है ना src इक्वल टू, यहाँ पर डेटा इक्वल टू चलेगा आपका। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एम्बेड एलिमेंट। So embed element is supported again in all major web browsers. Embed element also defines an embedded object within an HTML document. Web browser have supported the embed element for a long time. However, it has not been a part of HTML specification before HTML5. So जैसे आपने इमेज आपने कोई रेंडर करना है एम्बेड के अंदर, तो आपका इमेज भी रीड होगा। और note that the embed element does not have a closing tag. इट कैन नॉट कंटेन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो आपने अगर इमेज यूज़ किया तो ALT इसमें काम नहीं करेगा और ये क्लोज भी नहीं होता है, ओपन टैग होता है। इसी तरह से अगर आपने एम्बेड के थ्रू कोई HTML फाइल एक्सेस करनी है तो वो भी आपकी वर्क करेगी इसके अंदर। तो अब आपकी प्लगइन्स में सिर्फ दो ही काम करते हैं, एम्बेड और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूट्यूब के वीडियो को किस तरह से हम लोग कॉल करा सकते हैं। YouTube HTML. So the easiest way to play videos in HTML is to use YouTube. देखो, अगर आप वीडियो टैग के थ्रू वीडियो अपने पेज में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। वो क्या क्या होंगे, जैसे कि हो सकता है आपने जब होस्टिंग खरीदा होगा तो सर्वर पर स्पेस लिमिटेड हो, लाइक 1 GB, या मैं कहता हूँ आपने अनलिमिटेड स्पेस वाला सर्वर भी ले लिया, लेकिन आपका सर्वर जो होगा वो वीडियो के लिए डिज़ाइन नहीं होता, वो टेक्स्ट फाइल के लिए डिज़ाइन होता है, यानी कोडिंग के लिए। तो YouTube जैसा आप चाहेंगे कि स्मूथनेस आपके सर्वर में आ जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव सर्वर आता है। सो बेटर एक तरीका क्या है कि YouTube पर वीडियो अपलोड करो और वहाँ से लिंक लेके अपने पेज में इनकॉर्पोरेट कर लो। सो स्ट्रगलिंग विद वीडियो फॉर्मेट्स, सो कन्वर्टिंग वीडियोज़ टू डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। एन ईजियर सोल्यूशन इज़ टू लेट YouTube प्ले द वीडियो इन योर वेब पेज। सो YouTube में आपने क्या करना होता है, वीडियो की ID लेके डालनी होती है। तो जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हो उसके आगे एक स्लैश करके ID होती है लिखी हुई। सो YouTube विल डिस्प्ले एन ID लाइक दिस व्हेन यू सेव और प्ले अ वीडियो, सो यू कैन यूज द ID एंड रेफर टू द वीडियो इन द HTML कोड। Playing a YouTube video in HTML, to play your video on a web page, do the following: upload the video to YouTube, take a note of video ID, define an iframe element in your web page, let the src attribute point to the video URL, use the width and height attribute to specify the dimension of the player and any other parameter to the URL. So वीडियो में आते हैं YouTube के और सबसे टॉप में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये हमें छोटा क्यों आ रहा है, जगह की कमी की वजह से। चलिए, सो यहाँ पर हमने एक देखो वीडियो डाला हुआ है, इसको मैं प्ले करके आपको पहले अलग से दिखा देता हूँ YouTube के ऊपर। ठीक है, सो हार्ट ऑफ स्टोन का एक ऑफिशियल ट्रेलर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अगर प्ले हो जाएगा तो देखते हो। स्टार्ट हो गया।
चलिए, तो ये हमारा चैट आई फ्रेम टैग ये क्लोज होगा। आपने यहाँ पर विड्थ और हाइट डिफाइन करनी कि वीडियो कितना बड़ा आपका दिखाई देगा, और सोर्स के अंदर आपने यूट्यूब से यूआरएल लेके कॉल करना है। तो यही होता है आपका आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हमने, एम्बेड और आगे वीडियो की आईडी। रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज के अंदर आपको 1280 का आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप जाके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो आपका एम्बेड हुआ इस तरह से। नेक्स्ट, आप चाहते हैं यूट्यूब का वीडियो ऑटो प्ले भी हो जाए प्लस म्यूट भी रहे, सो यू कैन let your video start playing automatically when a user visit the page by adding autoplay key value equal to 1 to the YouTube URL. However, automatically starting a video is annoying for your visitors. Chromium browser do not allow autoplay in most cases. However, muted autoplay is always allowed. So आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए वीडियो के आगे हमने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क ऑटोप्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1। आप इसको ट्राई करेंगे, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा लेकिन म्यूट मोड में आएगा, आपको जाके यहाँ से ऑन कर लेना। नेक्स्ट, यूट्यूब प्लेलिस्ट। आप चाहें कि यूट्यूब में पूरी प्लेलिस्ट ऐड हो जाए कोई, तो आप यहाँ पर कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वीडियोस टू प्ले इन एडिशन टू दी ओरिजिनल यूआरएल, आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी चला सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो में रिपीटेशन की, यानी कि लूप की। सो एड लूप इक्वल टू 1 टू लेट योर वीडियो लूप फॉर एवर। आप चाहें कि वीडियो एंड हो फिर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। वीडियो 0 डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि द वीडियो विल प्ले ओनली वंस। वीडियो 1 अगर हमने सेट किया वैल्यू, तो यानी कि द वीडियो विल लूप फॉर एवर, ख़त्म होगा फिर प्ले होगा। तो हमने लास्ट में क्या लिखा, एंड लूप इक्वल टू 1। सो इसकी हेल्प से आपका वीडियो ये ओवर होगा और फिर रिपीट होगा। नेक्स्ट है यूट्यूब कंट्रोल्स। अगर आप कंट्रोल की वैल्यू डिफाइन करते हैं 0, ऐड कंट्रोल इक्वल टू 0 टू नॉट डिस्प्ले कंट्रोल्स इन योर वीडियो प्लेयर। वीडियो 0 प्लेयर कंट्रोल डज नॉट डिस्प्ले, वीडियो 1 डिफ़ॉल्ट प्लेयर कंट्रोल डिस्प्ले। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल आपको दिखाई देंगे, बट इस एग्जाम्पल आप देखेंगे आपके कोई भी कंट्रोल प्ले करने के बाद नहीं होंगे, नहीं है ना कोई भी कंट्रोल। तो ये चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल रहे हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए, इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यूट्यूब के वीडियो के साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल मिल जाते हैं। और जब आप यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो क्या करना है, कोई भी आप एक वीडियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपने सेटिंग में आना है, सॉरी शेयर में आना है। शेयर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एम्बेड। तो एम्बेड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी मिल रहा है वीडियो का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, जैसे कि ऑटो प्ले है ना, और आप देखेंगे यहाँ पर हमें कंट्रोल मिलेंगे, जैसे वीडियो में हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, फ्रेम बॉर्डर, फुल स्क्रीन आपने अलाउ करना है या नहीं करना है। अगर आपने अलाउ फुल स्क्रीन हटा दिया तो वीडियो फिर फुल स्क्रीन नहीं होगा अपना। इस तरह के शो प्लेयर कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल यहाँ से बंद कर सकते। देखो कोड में से वो पार्ट चला गया, लगाया तो वापस से डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर भी कंट्रोल दिए होते हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें उठाना होता है यहाँ से इस तरह से वीडियो आईडी, ठीक है। एम्बेड ये अपनी वीडियो की आईडी होती है। तो आई फ्रेम टैग में जब अपना खुद से डालोगे तो ये इतना सब कुछ कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पर कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ने मिनिमाइज़ किया तो वो साइड से निकल के आ जाता है आपके इधर की तरफ, वीडियो आपको दिखता है। जैसे देखते हो हॉटस्टार चला रहे हो, कॉल आ गया तो मिनिमाइज होकर नीचे आ जाता है फ़ोन में। वो ही चाहता है भी बंदा ऐसा ना हो कि भूल जाए मेरे को उसका, नहीं तो रिवेन्यू कम हो जाएगा ना उतनी देर के लिए। तो इस तरह से आपके पूरा चीज़ें अपनी ख़त्म होती हैं इसमें। HTML ये आज आपका ओवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास तरीके से डॉक्यूमेंटेड मोड में अवेलेबल है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSS। वैसे तो आप CSS ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, बट अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे चीज़ों को किस तरह से काम करती है, फिर हम लोग शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। सो CSS में आपको HTML को और टाइम नहीं लगेगा, मेरे दूसरे बैच का डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। सो
यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं HTML5, जिसके अंदर ये सारा कुछ डाल देते हैं उठा के। कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, बंद करना पड़ेगा हमें। इसकी भी नाराज़गी रहती है इसको। चलो, कहाँ से चल रहा है तुम्हारा काम? डेस्कटॉप MWF 332.5 सितंबर, आज की डेट। HTML5 यहाँ पर हमारा ओवर होता है इस तरह से। चलिए, आज हम लोग देखेंगे CSS। VS कोड ओपन करिए। ये कौन सी क्लास थी? जुलाई 24, 2 जुलाई। फॉर्म वगैरह सब हो गया था ना अपना? फॉर्म आई थिंक लास्ट क्लास हुआ था। लास्ट क्लास खत्म हुआ है ना फॉर्म? VS कोड में आइए, CSS इंट्रोडक्शन, और इसको थोड़ा सा स्टाइल अप कर लो। VS5
read only, class is form control, and rows 3 6 4 4 8 9 10 11 14। चलिए, introduction of css. Css is a language we use to style a web page. What is css? Css stands for cascading style sheet. css describe how html element are to be displayed on a screen, paper, or in the other media. css saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in css file. अब यहाँ पर देखो अभी तक जो आपने पढ़ा दैट इज़ अ स्टैटिक। CSS जब हमारा स्टार्ट हो जाता है तो ये डायनामिक में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब इसको डायनामिक हम क्यों बोलते हैं, जबकि डायनामिक हम लोग समझते हैं जिन वेबसाइट में बैक एंड लैंग्वेज के कनेक्टेड होती है वो आपकी डायनामिक साइट होती है। तो ये फुल्ली डायनामिक तो नहीं कह सकते, यहाँ पर जो भी चेंजेस आप करेंगे वही चलेंगे, एंड यूज़र नहीं चेंज कर सकता है, राइट। या करेगा तो ब्राउज़र में टेम्परेरी कर सकता है, परमानेंट नहीं होगा। बट डायनामिक मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ उसको समझो। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है 5-10 पेज की, और क्लाइंट कहता है कल को कुछ चेंजेस कर दो। अगर आपका एक्सटर्नल स्टाइल होगा, आप एक जगह चेंज करेंगे, एंटायर पेजेस अपडेट हो जाएंगे साइट्स के। सो इसलिए इसको हम लोग डायनामिक में काउंट करते हैं, ठीक है। सो वाई यूज CSS? CSS is used to define style for your web pages, including the design, layout and variation in display for different devices and screen sizes. सो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे चाहते हैं कि हमारी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, लाइट ब्लू, या अगर कोई मेरा हेडिंग एलिमेंट है उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो और उसका कलर वाइट, या अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ है तो उसका फॉन्ट फैमिली वर्धना हो जाए और उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स का हो जाए। सो इस तरह के एलिमेंट्स में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने विद द हेल्प ऑफ CSS यू कैन डू इजीली, राइट। सो CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। वो बिग प्रॉब्लम क्या है उसको ज़रा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page, like this is a heading and this is a paragraph. When tags like font and color attributes were added to HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large websites where font and color information were added to every single page become a long and expensive process. To solve this problem, the World Wide Web Consortium, means W3C, created CSS. CSS removed the style formatting from the HTML page. तो यानी कि CSS की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अभी तक आपने HTML में जितने भी एट्रीब्यूट पढ़े हैं उन सबका अब जो कंट्रोल होगा वो CSS के पास होगा। यानी कि अब से आप कोई भी अगर टैग लिखेंगे तो उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ क्लास इक्वल टू क्लास का नेम, या फिर आप एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से उसको हैंडल कर रहे होंगे। So CSS saves a lot of work. The style definition are normally saved in external .css file. With an external style sheet file, you can change the look of entire website by changing just one line. Let's say हमने h1 टैग इस्तेमाल किया अपने पेज के अंदर, अभी कलर है वाइट, क्लाइंट कहता है ब्लू कर दो, आपने यहाँ पर ब्लू लिखा, एंटायर वेबसाइट के अंदर जहाँ भी आपका क्लास यूज़ होगा और आपका जो स्टाइल यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर सभी जगह पर ब्लू अपडेट हो जाएगा वन गो में। सो अ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये आपके डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं, यानी कि अगर हमने यहाँ पर बॉडी लिखा और इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, तो बॉडी तो क्या एलिमेंट है, तो डायरेक्टली क्या होगा, लाइट भी हो जाएगा बॉडी का कलर। बट अगर मैं लिख दिया डॉट बॉडी तो फिर आपको कॉल करके आना पड़ेगा, यानी कि फिर ये आपका ब्लॉक मोड में चला जाएगा। तो करली ब्रेसेस ही को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। तो सेकंड फाइल पर देखें, सिंटैक्स की बात करेंगे, सिंटैक्स क्या क्या होते हैं, और इस कोड को अगेन हम लोग यहाँ से करेंगे कट, इसको डिलीट, VS5, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल and paste. Right click here, open with a live server.
सो CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो जैसे मान लीजिए हमारा H1 टैग है, तो H1 क्या हो गया हमारा सेलेक्टर। डिक्लेरेशन हम लोग क्या दे रहे हैं भाई यहाँ पर, जैसे कि कलर, तो कलर प्रॉपर्टी है, ब्लू जो है कलर की वैल्यू है। सिमिलरली फॉन्ट साइज अगेन हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं और ये इसकी वैल्यू। तो एक सेमीकॉलन तक का जो पार्ट होता है वो डिक्लेरेशन होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये क्या है, डिक्लेरेशन। सो हम इसको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कैसे भी लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अब मल्टी लाइन लिखिए और बाद में CSS कंप्रेसर जब हम लोग सीख जाएंगे हम इसको एक लाइन में कोड को कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये फास्टली लोड होगा, ठीक है। हमेशा CSS ऐसे ही लिखा जाना चाहिए सिंगल लाइन में। बट हमें क्या होता है, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन मोड में होते हैं, तो सिंगल लाइन में हमें फाइंड आउट करने में दिक्कतें आती हैं चीज़ों को। लाइन बाय लाइन रीड करना हमारे लिए ईजी होता है, बट जब कोड पूरा हो जाए तो बाद में उसको सिंगल लाइन कर देना चाहिए। तो कैसे होता है आगे सीखेंगे। CSS के सिंटेक्स की बात करेंगे तो सेलेक्टर पॉइंट्स, जैसे हमारा सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन्स। जैसे हम लोगों ने एक डिक्लेरेशन यहाँ डिफाइन किया, दूसरा यहाँ डिफाइन किया, तीसरा आप चाहते हो डिक्लेरेशन जैसे कि फॉन्ट वेट क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड डिक्लेरेशन। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन। तो जैसे नेम क्या है कलर और वैल्यू क्या है ब्लू, फिर कॉलन, फिर फॉन्ट साइज, फॉन्ट का आपने साइज डिफाइन किया। इसी तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आप अपने डिजायर्ड लुक एंड फील पे नहीं पहुंच जाते जो आपके PSD टेम्पलेट में दिया हुआ है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। सो इसको बोलते हैं कॉलन और ये होता है सेमीकॉलन, ठीक है। सो एग्जाम्पल, in this example all P elements will be center aligned with a red text color। so हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ में देख रहे हैं कलर रेड हो जाए और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टाइल यहाँ से चेंज कर देते हैं, कॉपी, यहाँ पर कॉल करेंगे, प्री में रिप्लेस करेंगे और इसको टेक्स्ट एरिया लिख देंगे इस तरह से। सेलेक्ट कीजिए इसको और इसकी टोटल हाइट है 5, यहाँ जाके 5 पुट कर दीजिए। चलिए चेक करिए वेब ब्राउज़र में। सो आउटपुट ऑफ अबव, हम लोग यहाँ पर जाकर इसको रन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, दोनों का कलर क्या हो गया रेड और अलाइनमेंट क्या हो गया। ज़रा कोड पे नज़र डालिए क्या लिखा हमने, पैराग्राफ। तो हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया है, तो अब 2 हो या 200 या 2 लाख पैराग्राफ हो, वो सभी क्या हो जाएंगे, रेड होगा और सबका अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर दिखाई देगा हमें। यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर कॉल की हुई है इसके अंदर। Next, so P is a selector in CSS. It points to the HTML element you want to style paragraph. Color is a property and red is the property value जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। Text align center again is a property and center is the property value, ठीक है। जिसके हेल्प से ये काम बेसिकली सक्सेसफुल हुआ है आपका। थर्ड टॉपिक पर आते हैं विच इज CSS सेलेक्टर। सेलेक्टर को भी हम लोग पकड़ के यहाँ से करेक्ट करेंगे। और इसको आप ओपन कर लीजिए वेब ब्राउज़र में। So CSS selector, select the HTML elements you want to style. CSS selector are used to find or select the HTML elements you want to style. We can divide CSS selector into 5 categories. So जैसे अभी आपने देखा element selector, यानी कि हमने पैराग्राफ को टारगेट किया तो जितने पैराग्राफ थे सभी हमारे चेंज हो गए, अपडेट हो गए। सो यहाँ पर हमारे पास 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिंपल सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास।
ठीक है, तो हमने नेम तो यूज़ कर लिया, पैराग्राफ के ऊपर आईडी और क्लास का यूज़ देखेंगे। फिर क्या है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। थर्ड होता है आपका सूडो क्लास सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। नेक्स्ट है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, select and style a part of an element. And last is attribute selector, select elements based on an attribute or attribute value. So इसका आप जो है यूसेस देखोगे वन बाय वन। तो हम लोग सिंपल सेलेक्टर से स्टार्ट करेंगे। सो CSS एलिमेंट सेलेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये जो हम लोग देख रहे हैं, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम। जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेयर ऑल P एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर अलाइन विद अ रेड टेक्स्ट कलर। तो हमने क्या लिखा, पैराग्राफ कलर रेड हो जाए और अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेंटर। और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 पैराग्राफ रखा हुआ है। एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय द स्टाइल मी टू एंड मी। आप यहाँ देखेंगे हमने 3 पैराग्राफ डिफाइन किए और यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका कलर और अलाइनमेंट एक हो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल को गो थ्रू करें जाके ध्यान से, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमने यहाँ पर बीच वाले को एक आईडी भी दिया हुआ है पैरा1, है ना, बट आईडी हमने क्या डिफाइन तो क्या नहीं ऊपर, तो इसलिए इसका कोई रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और वो आईडी वाले पार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है आउटपुट में, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSS में ID सेलेक्टर। द ID सेलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. इसको use to कीजिए, used to select one HTML element. This to select an element with a specific ID, to select an element with this specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. So आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा है, ID के लिए हैश पैराग्राफ 1 और यहाँ पर हम लोग कलर रेड और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर रहे हैं। सो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कॉल और यहाँ पर क्लोज, इसकी पोजीशन यहाँ कर देते हैं। सो आईडी वाले एग्जांपल में आते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा है, एक आईडी डिफाइन किया इस तरह से और पैराग्राफ के ऊपर उसको पॉइंट किया हुआ है। तो अब हमारे पास 2 पैराग्राफ है बट कलर एक ही का चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए, रिफ्रेश और यहाँ पर क्लिक, तो क्या दिखाई देता है, 2 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ आपका अफेक्ट हुआ है जिसका कलर रेड और अलाइनमेंट सेंटर हो गया। थर्ड हमारे पास आता है क्लास सेलेक्टर। द CSS क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप जो हम लोग लगाते हैं, कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। सो आप यहाँ देखें हमने लिखा है डॉट, तो डॉट लगाने से क्या रिप्रेजेंट होता है, क्लास। लेकिन जब आप बाइंड करेंगे, जब कॉल करेंगे तो ओनली क्लास इक्वल टू सेंटर लिखना है, डॉट नहीं लगाना तब। लेकिन जब स्टाइल डिक्लेयर करेंगे तब डॉट लगाना होता है। सो इन दिस एग्जांपल ऑल HTML एलिमेंट्स विद क्लास इक्वल टू सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर्ड अलाइन। तो कोड को करिए यहाँ से कॉपी और इसको भी सही उसमें डालते हैं। सो एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डॉट सेंटर, और हमने दोनों पैराग्राफ के ऊपर इसको अप्लाई किया हुआ है। एक और पैराग्राफ बना देते हैं, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ट्राई करेंगे वेब ब्राउज़र में, यहाँ जाइए और क्लिक करिए, तो देखिए 2 आपके कलर चेंज हुए, सेंटर लाइन हुए, और तीसरा आपका कहाँ आ रहा है, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट, क्योंकि हमने सिर्फ 2 के ऊपर ही क्लास को कॉल किया है।
सेंटर। तो एक h1 टैग है, दूसरा क्या है पैराग्राफ टैग, बट हमने यहाँ पर साइज़ को टारगेट ना करके हमने अलाइनमेंट और कलर को टारगेट किया है, इसलिए एक आपको लार्ज दिखाई देगा, दूसरा आपको स्मॉल दिखाई देगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय अ क्लास। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ भाई हमने जो सेंटर अभी बनाया क्लास वो मैंने हेडिंग और पैराग्राफ दोनों पर कॉल किया और दोनों के अंदर ही क्या हुआ आपका सेंटर लाइन और कलर चेंज। हमने इसको इस तरह से लिखा p डॉट सेंटर। अब ये जो सेंटर वाली क्लास है ना सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पर ही एप्लीकेबल होगी। सो यहाँ पर आप इसको चला के देखिए, तो आप यहाँ से देखेंगे डिफरेंस। अब क्यों आपका हेडिंग नॉर्मल है, लेकिन आपका जो सेकंड पैरा जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारा सेंटर और रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि हमने क्या लिखा है p डॉट सेंटर। देखो क्लास सेंटर दोनों जगह कॉल है, लेकिन यहाँ पर आपने एलिमेंट बताया पैराग्राफ, तो विदाउट स्पेस लिखना होता है इस चीज़ को, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही टारगेट करेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा क्लास अगर कॉल करने, HTML एलिमेंट कैन ऑल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लास। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने सेंटर भी करना है और लार्ज भी करना है। सो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से डिफाइन, चलिए बस की हाइट घटा दीजिए, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 2 लाइन्स के लिए। रीलोड। सो ओपन करिए इसको, हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर सेंटर लाइन हुआ है और फॉन्ट का साइज़ भी हमारा चेंज हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना है, तो हमने लिखा p डॉट सेंटर, टेक्स्ट का लाइन सेंटर रेड, दूसरा क्या नाम है p डॉट लार्ज, फॉन्ट का साइज़ 300% लार्ज हो जाए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर सेंटर आएगा, लेकिन p को लिखा गया तो सिर्फ पैराग्राफ होगा, हेडिंग नहीं होगा। और यहाँ पर हमने साथ में लिखा है लार्ज। तो जब भी आप दूसरी क्लास अप्लाई करते हैं तो आपने स्पेस लगाना होता है, ध्यान रखना है। तीसरी क्लास कॉल होगी कोई, तो आप यहाँ पर अगेन स्पेस लगा के थर्ड क्लास को कॉल करेंगे। इस तरह से मल्टीपल क्लास कॉल होते चले जाते हैं आपके। तो इसलिए आपको थर्ड वाला जो है वो 300% इसके कंपैरेटिवली लार्जर साइज में रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर। द यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको हम लोग एस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन दी पेज। ठीक है, सो द CSS रूल बिलो विल अफेक्ट एवरी HTML एलिमेंट ऑन दी पेज। तो हमने क्या बोला है कि टेक्स्ट जितना भी है पूरे बॉडी में ब्लू कर दो और टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेंटर कर दो। अभी ये डिफरेंस नहीं करेगा, चाहे वो डिव हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, जहाँ पर भी टेक्स्ट हो सकता है और टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो सकता है, ये सबको वन गो में चेंज करेगा। ट्राई करेंगे। ओपन करिए इसको, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, सभी में ब्लू हो गया और सेंटर लाइन हो गया। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट लगे हुए हैं। आप यहाँ देखें पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, तो क्या बात सबका अंदर, और हेडिंग भी है यहाँ पर। सभी में क्या हो गया, टेक्स्ट, सेंटर लाइन और कलर क्या हो गया, ब्लू। चलो मैं एक डिव भी बना देता हूँ यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए। हमने बनाया डिव और हमने यहाँ पे लिखा डिव कंटेंट गोज हेयर। चलिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, डिव के अंदर का भी टेक्स्ट क्या हो गया, ब्लू, और अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर। सो ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर। स्टार से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन बोलते इसको एस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सो एस्ट्रिक्ट आप जब आगे चल के टेम्पलेट बनाना सीखोगे मेरे से, तो मैं सबसे टॉप में इसी को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मार्जिन पैडिंग बॉडी की एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS के अंदर ग्रुपिंग सेलेक्टर। सो
ग्रुपिंग सेलेक्टर को समझने के लिए आप यहाँ से डिफाइन करिए और इसकी क्लोजिंग कर दीजिए। और इनको पकड़ के यहाँ पर। अब फर्ज कीजिए कि आपके पास तीन एलिमेंट है, फर्स्ट इज H1, सेकंड इज H2 एंड थर्ड इज पैराग्राफ। तीनों के अंदर प्रॉपर्टी सेम ही है। हम कलर क्या करना चाह रहे हैं, रेड, और अलाइनमेंट क्या करना चाह रहे हैं, सेंटर। अगर आप इस तरह से कोड को लिखते हैं तो आपकी कोड की लेंथ बढ़ती है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली एक ही कराना है। सो इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सेलेक्टर टू मिनिमाइज द कोड। टू ग्रुप सेलेक्टर्स सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कोमा। तो हमने क्या लिखा, H1, H2, पैराग्राफ, और हमने लिखा कलर रेड कर दो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या कर दो, सेंटर। सो इसका आउटपुट आप देखेंगे सेम ही आपको रिसीव होगा। यहाँ पर जाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, लिखिए टेक्स्ट एरिया, और इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरह से। और इस फाइल में आप देख सकते हैं हमने सबको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए फाइल को रन करके देखेंगे। 1 2 3 4 5। तो क्या दिखाई देता है, H1, H2, पैराग्राफ, तीनों हमारे क्या है, सेंटर लाइन भी है और उनका कलर भी डिफरेंट आ रहा है। और यही सेम काम हम लोग देखो इस कोड के साथ भी करके देखेंगे। फाइल को हमने किया ओपन, इसको थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर हमने इस कोड को कॉल किया है। आप देखिए क्या कोई चेंज है फाइल में, नहीं है ना। रिलोड करके देखो, सेम आउटपुट आ रहा है। तो कोड लंबा करने का कोई सेंस नहीं है। इसको हम लोग किस तरह से छोटा करेंगे, ग्रुप सेलेक्टर की हेल्प से। सो जहाँ आपको दिख रहा है कि मेरा काम एक जैसा जा रहा है, वहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करो। सो ये थे हमारे सेलेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू। तो यहाँ पर इस कोड को करेंगे कट, एंटायर कोड डिलीट, VS5 डॉट कंटेनर रो कॉल डेटा कॉल, और open with live server. So how to add CSS? When a browser reads a style sheet, it will format the HTML document according to the information in the style sheet. So 3 ways to insert CSS. There are 3 ways of inserting a style sheet: external, internal और inline. ठीक है। सो इनलाइन सबसे बॉटम में लिखा हुआ है, तो सबसे क्लोज भी यही होता है, पढ़ चुके हो तुम, है ना। और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के बाहर होता है, और इंटरनल डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में होता है, स्टाइल टैग के अंदर। सो एक्सटर्नल CSS विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So जैसे कि हमारा एक पेज बना हुआ है, सो एग्जांपल देखेंगे. एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज. देखो इंटरनल बनाते हो तो यूज़ करते हैं एलिमेंट स्टाइल, बट जब कॉल करते हैं एक्सटर्नल को इंटरनल में तो हम लोग यूज़ करते हैं लिंक HREF. ध्यान रखना है कि आपको साथ में रेलेवेंसी ज़रूर डिफाइन करनी है. अगर ये नहीं लिखा तो आपका ये स्टाइल चाहे भले से कॉल हो गया लेकिन ये काम नहीं करेगा. तो आपको बताना पड़ेगा कि इस लिंक के अंदर जो ये फाइल है उसका टाइप क्या है, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. सो यहाँ जाएंगे, हम इसको प्री को रिप्लेस कर देंगे इस तरह से. टेक्स्ट एरिया, और इस पेज में जितना भी कोड आपने लिखा हुआ है उसको लाके आप यहाँ पर कॉल करा देंगे.
चलिए, तो जब भी आप कोई डॉक टाइप फाइल लेके आते हो तो आपको लोकली चलाना होता है, तब जाके उसका कोड शॉर्ट होता है। तो हम प्रीवियस की सारी फाइलें क्लोज करेंगे। एक दो लाइन का कोड एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर लो। 13 है तो 15 कर दो, ओके हो जाएगा। और 2 लाइन चाहिए। चलिए, सो डॉक टाइप बिल्कुल सिंपल देखें मिनिमलिस्टिक। हम लोग पहले अपना डॉक्यूमेंट का टाइप डिफाइन कर रहे हैं, HTML हेड के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, लिंक। और यहाँ से हमने दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ को डिफाइन किया हुआ है। अभी तो माई स्टाइल डॉट सी एस एस हमें पेज में फाइंड करना होगा कि क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। हमने यहाँ जाके क्या डिफाइन किया, बॉडी का जो कलर है बैकग्राउंड वो क्या हो जाए, लाइट ब्लू। H1 अगर है तो उसका कलर नेवी हो जाए, और मार्जिन अगर लेफ्ट से है तो 20 हो जाए। चलो अपने इस पेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आके क्या आउटपुट बनता है इसका। ओपन किया हमने अपनी फाइल को, क्या दिखाई देता है, यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया हेडिंग का। लेफ्ट से आप देख सकते हैं मार्जिन भी ऐड हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आया। तो बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है, ज़रा उसका पता करो। हमने लिखा बॉडी बैकग्राउंड कलर, हमने यहाँ पर जाके लिख दिया लाइट ब्लू। लाइट ब्लू ऐसे नहीं लिखते, ये ऐसे लिखते हैं, डैश नहीं आएगा, इसलिए नाराज़ है। अब चलेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, VS कोड, ड्रीम वीवर, कॉफ़ी कप, किसी में भी लिख सकते हो, सबलाइम एडिटर। एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ डॉट CSS एक्सटेंशन। डॉट CSS लगाना नहीं बोलना है, जैसे लिखते हो .HTML वैसे .CSS। द एक्सटर्नल .CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग, उसके अंदर कोई भी HTML टैग नहीं होगा, लाइक जैसे कि स्टाइल टैग। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इंटरनल को एक्सटर्नल जब कन्वर्ट करते हैं तो पूरा स्टाइल टैग ही उठा के ले जाते हैं, और वो क्या होता है, चलता ही नहीं है, क्योंकि स्टाइल टैग प्रिंट नहीं होगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना है उसके अंदर। तो जैसे हम लोगों ने जब अपनी एक्सटर्नल फाइल बनाई है तो हमने क्या लिखा, सिर्फ CSS कोड। यहाँ देख रहे हो एरर है, इसको सही करना पड़ेगा। सो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .CSS एक्सटेंशन। That external .CSS extension file should not contain any HTML tag. Here is how the mystyle.css file looks. So ये है हमारी mystyle.css फाइल, और इसके अंदर अभी हम लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम फिक्स की है, इसको आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट एरिया को लाके इसके ऊपर करेंगे कॉल, यहाँ करेंगे क्लोज, और इसको आप यहाँ से शिफ्ट टैप करके इधर ले जाइएगा, एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन दी प्रॉपर्टी वैल्यू, जैसे हमारे यहाँ लिखा है 20 एंड द यूनिट पिक्सल्स। ठीक है, आप जैसे लिख रहे हैं 20 पिक्सल फॉन्ट साइज हो जाए, तो आपने ये नहीं करना है कि आप यहाँ पर जाके 20 पिक्सल ऐसे लिख के आ रहे हैं। आगे चलेगा लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, तो ये आपका कोड रेंडर नहीं होगा। मैं आपको ज़रा आउटपुट में दिखा देता हूँ। कहाँ पर जाएँ इसके लिए, जो हमने अभी एक्सटर्नल फाइल बनाई है ना, तो इसके अंदर हमने एक mystyle.css बनाई है, आप जाके 20 पिक्सल ऐसे लिख के आओ। अब हेडिंग का देखना, जब हम लोग ऊपर वाली फाइल को रन करेंगे, छोटा हो गया ना, अगर आप उसको लिख दोगे वहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका H1 साइज इंक्रीज होकर आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मार्जिन लेफ्ट, तो लेफ्ट का मार्जिन हमारा स्पेस लगाते ही चला जा रहा है, और जैसे हम लोग स्पेस हटा दे रहे हैं तो वापस से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेस क्या है अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, करेक्ट स्पेस क्या है अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे इंटरनल CSS। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी यूज इन वन सिंगल HTML पेज एज अ यूनिक स्टाइल। तो इस एक्सटर्नल रह गया, इसको इंटरनल करके आइए।
An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. So आप यहाँ देखेंगे हमने हेड के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है. सो यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग और यहाँ से इसको क्या करेंगे क्लोज. और यहाँ पर हमने जितना भी कोड इसके अंदर लिखा हुआ है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ ला के आपने इसको कॉल कर लेना है इस तरह से. और इसकी हाइट आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा. ये ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, लिटिल बिट स्क्रॉलिंग है तो इसको आप यहाँ से जैसे 27 कर दो. एक दो लाइन एक्स्ट्रा जा रही है उसको 25 कर दो. परफेक्ट. सो हमने क्या लिखा, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल टैग. ठीक है, बॉडी और H1. अब ये जो आपने यहाँ पर कस्टमाइजेशन किया है कि बैकग्राउंड का जो कलर लिनन हो जाए और H1 के अंदर मैरून कलर आ जाए और मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल हो जाए, तो ये सिर्फ एक ही पेज में चेंज होगा, बाकी किसी पेज को इफेक्ट नहीं करेगा. जिस पेज में एसोसिएटेड है सिर्फ वहीं पर इसका रिजल्ट आप देख पाएंगे. ठीक है, तो कल को मान लीजिए आपने 10 पेज बनाए और आपसे क्लाइंट वाला बैकग्राउंड कलर लेने का कुछ डिफरेंट कर दो तो आपको फिर 10 में जाके बदल के आना पड़ेगा. तो इसलिए एक्सटर्नल अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्या आता है, इनलाइन CSS. एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट. टू यूज अ सिंगल स्टाइल इनलाइन स्टाइल add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. So inline style are defined within the style attribute of the relevant element. तो जैसे आपने देखा H1 और P क्या है, हमारे एलिमेंट है और हम लोग स्टाइल को अब एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये होता है इनलाइन. इसको भी करेक्ट करिए, जाइए नीचे. और इस फाइल में जो भी आपका कोड है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है. चलिए, और इसकी हाइट आप लेस कर दीजिए. रीलोड. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिजल्ट. आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे, रन एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे दिस इज हेडिंग, सेंटर लाइन है और कलर क्या है ब्लू और ये क्या आ रहा है रेड. जाके देखिए हमने क्या लिखा था, स्टाइल इक्वल टू कलर हो जाए ब्लू, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो जाए सेंटर. इस तरह से पैराग्राफ के अंदर हमने कलर क्या लिखा है रेड. ठीक है, so an inline style loses many of the advantage of a style sheet by mixing content with presentation. Use this method sparingly. So inline सबसे ज़्यादा आपका पावरफुल तो होता है क्योंकि क्लोज टू एलिमेंट होता है, बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज है कि आपने मान लीजिए पूरा पेज इनलाइन से बना लिया और क्लाइंट कहता है चेंज करो, तो इंटरनल होगा फिर भी आपका मेहनत बच जाएगा क्योंकि आपने वो स्टाइल मल्टीपल जगह अप्लाई किया होगा. बट इनलाइन तो कोई स्टाइल ही नहीं है ना. इनलाइन क्या है, उस डेडिकेटेड एलिमेंट के लिए आपको हर एक टैग को पकड़ पकड़ के चेंज करना पड़ेगा और जो कि बहुत बड़ा पेनफुल टास्क हो जाएगा आपके लिए. नए नए में तो एक आध पेज में कर लोगे, सोचो ऐसे 1000 पेज आपको मिल गए, एक महीने तक आप अपडेट ही कर रहे होगे बैठे. ठीक है, सो इंटरनल फिर भी ठीक अप्रोच है क्योंकि इसके अंदर सो मैनी क्लासेस होती हैं. इनलाइन कभी नहीं यूज़ करना. तो इनलाइन के लिए गूगल ने एक कंडीशन लगा दी कि जिसकी वेबसाइट में इनलाइन होगा तो पहली तो चीज़ है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी वेबसाइट फास्ट रेंडर नहीं होगी. सो इनलाइन को इस तरह से इस्तेमाल करना है, समझो जैसे एग्जांपल में आटे में नमक के बराबर, कि आप आटे में 5% नमक डाल सकते हो, 10% डाल सकते हो. अगर आप ये सोचो कि जी मैं नमक कर देता हूँ 90%, 10% आटा मिला लूँगा, रोटी बना लूँगा, तो वो तो नहीं बनेगा. तो गूगल ने क्लियर कर दिया कि 5% मैक्सिमम इनलाइन होगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, एक्सेप्टेड नहीं है. तो जैसे आपका प्रोजेक्ट जाएगा गूगल में टेस्टिंग के लिए, वहाँ पर आपको रिफ्यूज़ कर दिया आपकी रिक्वेस्ट को कि आपके पेज में सो मैनी इनलाइन CSS अवेलेबल है, उसको चेंज कीजिए. तो इसलिए ये आदत बनानी ही नहीं है इनलाइन वाली कभी भी.
ठीक है। HTML के अंदर जब हम लोग HTML सीख रहे होते हैं तब हम लोग इनलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग CSS सीख रहे होते हैं तो इनलाइन को ना के बराबर। ठीक है। अब बात करेंगे मल्टीपल स्टाइल शीट की। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल स्टाइल शीट्स अवेलेबल हों, मे बी इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, तो इसके साथ कैसे डील करेंगे आप? So if some properties have been defined for the same selector element in different style sheet, the value from the last read style sheet will be used. एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एज्यूम करो दैट एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट हैज़ द फॉलोइंग स्टाइल फॉर द H1 एलिमेंट, लाइक कलर क्या हो जाए, नेवी हो जाए। बट वही सेम आपने सेलेक्टर को H1 टैग में क्या लिख रखा है, कलर क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए। तो CSS में होता है CSS स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक्सटर्नल के नीचे अगर आपका इंटरनल का कोड लिखा होगा तो इंटरनल वाला अप्लाई होगा, एक्सटर्नल वाला इंटरनल से ओवरराइड हो जाएगा। सो ट्राई करेंगे इस एग्जांपल को कैसे ये काम करता है। नीचे आइए। चलिए, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सटर्नल स्टाइल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, माई स्टाइल डॉट CSS फाइल है। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं माई स्टाइल डॉट CSS में कलर क्या है, H1 का नेवी कलर। ज़रा चेक करके देखो क्या कलर है अपने पास, नेवी कलर। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला पेज है इसको आप बंद कर दीजिए, इसको भी क्लोज़ कीजिए और इस इंट्रोडक्शन को भी क्लोज़ कर दीजिए। वेब ब्राउज़र में आएंगे। सो यहाँ पर आप देखें, जब हम लोग अपने इस एग्जांपल को रन करते हैं वेब ब्राउज़र में तो आपका कलर क्या आ रहा है, ऑरेंज, और बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है आपका, लाइट ब्लू। ठीक है, सो अगर हम लोग अपने इस पेज के अंदर यहाँ पर इस H1 को कमेंट कर दें इस तरह से, अब आपका कलर क्या आ रहा है, ब्लू। ठीक है, नेवी कलर जो है हमारा। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपका इंटरनल कोड नहीं है और H1 सेलेक्टर के लिए आपने बाहर कोड किया हुआ है तो आपका कलर ये वाला रेंडर हो रहा है। बट अगर मैंने अंदर भी सेम सेलेक्टर इंटरनली डिफाइन किया हुआ है तो बाहर वाला सेलेक्टर अंदर वाले सेलेक्टर से ओवरराइड होगा। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ देखो कि बाय मिस्टेक आपने अपना स्टाइल एक्सटर्नल के ऊपर डिफाइन किया तो क्या दिखाई देता है आउटपुट में, ब्लू कलर है ना, नेवी ब्लू। समझ गए? तो इसको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं CSS स्पेसिफिसिटी, यानी कि किस ऑर्डर में तुमने कॉल किया चीज़ों को उसी ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो एक्सटर्नल के नीचे ही हमेशा इंटरनल लिखा जाता है, ऊपर लिखोगे तो आपका एक्सटर्नल चलेगा, तुम इंटरनल लिखते रहोगे परेशान हो जाओगे, काम ही नहीं करेगा कि कलर क्यों नहीं आ रहा। समझ में आ गया क्यों नहीं आ रहा कलर, क्योंकि मैंने ऑर्डर बदल दिया। सो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक्सटर्नल के नीचे क्या चलता है, इंटरनल। ठीक है, और आपका देखो ये काम करने लग गया चीज़ें। तो ये पार्ट हमने समझा। नेक्स्ट, हाउएवर इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड बिफोर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट द H1 एलिमेंट्स विल बी नेवी। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, एक्सटर्नल के अगर पहले लिख दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, नेवी आएगा, बाद में लिखोगे तो ऑरेंज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवी कलर आ रहा है, और इस वाले एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
ऑरेंज कलर काम कर रहा है आपका। तो मैंने ये एग्जांपल भी बना दिया था तब। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। आप यहाँ से पूरा करेंगे कॉपी। बस इसमें आपने क्या करना है, स्टाइल को लिंक के ऊपर रखना है। चलिए ये पार्ट अपना रेडी हो गया। इस केस में आपका जो कलर होगा वो नेवी आएगा, अगर हमारा एक्सटर्नल के ऊपर इंटरनल हुआ तो। ध्यान रखना ऊपर नहीं रखना है। बात करते हैं कैस्केडिंग ऑर्डर। सो व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट। So all the style in a page will cascade into a new virtual style sheet by following rules where number 1 has the highest priority। तो जैसे कि अगर मान लीजिए इनलाइन स्टाइल हमने लिखा हुआ है इनसाइड एन HTML एलिमेंट, दूसरा क्या है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट इन दी हेड सेक्शन, तीसरा क्या है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। सो एन इनलाइन स्टाइल हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइट एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स एंड ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। सो इसका अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ देखें तो आप यहाँ देखेंगे मल्टीपल स्टाइल्स विल कैस्केड इनटू वन। सो इसकी फ़ाइल को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल फाइल, फिर हमने क्या लिखा है, एक इंटरनल कोड, फिर हमने बॉडी में जाके क्या बोला कि जो कलर है वो लेवेंडर हो जाए। तो ये इनलाइन है, तो यानी कि आपने बॉडी का लिनन कलर बोला है, यहाँ आपने लाइट ब्लू कलर बोला हुआ है, तो ये कलर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे क्योंकि स्टाइल आपका ये चलेगा। क्योंकि इनलाइन बिल्कुल क्लोज टू एलिमेंट होता है तो वो फोर्सफुली रिप्लेस कर देता है चीज़ों को। ठीक है। सो इंटरव्यू में जनरली आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है इन्हीं चीज़ों के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन। सो इनलाइन की बात आए तो बोलो यस पावरफुल है बट रिकमेंडेड नहीं है फ्रॉम गूगल। तो हमें ना के बराबर इम्प्लीमेंट करना होता है, ये रिकमेंडेड नहीं है। इनलाइन हट जाएगा, फिर बचता है इंटरनल और एक्सटर्नल। सो आपने बोलना है एक्सटर्नल का ऑर्डर हम लोग पहले रखते हैं, इंटरनल का ऑर्डर हम लोग एक्सटर्नल के जस्ट बाद में रखते हैं। सो इंटरनल में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देंगे आपके ऑटोमेटिकली। ठीक है। सो आज हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट देखा है। तो हमारे पास कितने मिनट बचे हैं, 8 मिनट और है ना। तो CSS के अंदर कमेंट्स को और पढ़ो कि कमेंट्स क्या होते हैं, छोटा सा टॉपिक है। और चलिए फाइल को चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। CSS comment are not displayed in the browser but they can help document your source code। CSS comments are used to explain the code and may help when you edit the source code at a later date। So मान लीजिए कि आज की डेट में आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और आपने उसको लाइव कर दिया। मे बी 1 साल बाद, 2 साल बाद, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम के बाद में आपके पास वो प्रोजेक्ट दोबारा आता है मॉडिफिकेशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए। सो
यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपने कमेंट डिफाइन किया होगा कि मैंने किस चीज़ को किस लिए डिफाइन किया है, आप उसको एडिट करें या फिर आपके वहाँ पर आपका कोई टीम मेंबर अगर उसको हैंडल करेगा तो वो ईजिली उसको चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर्स, CSS commit is placed inside the style element and start with slash star and close with star slash। ठीक है, so external styles are defined with the link element inside the head section of an HTML page। तो जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये आपका इस तरह से रहता है। तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़र में आइए, प्रेस कीजिएगा कंट्रोल यू, से आपका देखिए हेड में अवेलेबल है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, बट आपके पेज में कहीं पर भी ये डिस्प्ले नहीं होगा। VS कोड इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता है। अगर हम लोग इस फाइल को यहाँ ओपन करेंगे तो ये आपको कमेंट विजिबल होगा। तो अगर आप अपने VS कोड में किसी भी CSS को कमेंट बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रेस करना होता है कंट्रोल स्लैश। जैसे आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे कमेंट आ जाएगा और इसी से ये अनकमेंट भी हो जाता है, टॉगल मोड में काम करता है इस तरह से। सो इसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया, और प्री को रिप्लेस कर दीजिए, इसको लिख दीजिए टेक्स्ट एरिया और क्लोज। इस कोड को अपन कट करेंगे, लिखेंगे स्टाइल और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का ये टोटल हाइट है हमारे पास। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी इसको डिफाइन कर देना है। ये पार्ट हमने डिफाइन किया। चलिए ब्राउज़र में चेक करेंगे तो इसकी हुई 1 2 3 4 5 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स। रिलोड करेंगे यहाँ पर। सो ये है अपना सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से, और इसका आउटपुट आप यहाँ पर देखेंगे। और ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होता है तो आपको कंट्रोल यू करके चेक करना है, ठीक है। इसी तरह से हमारा होता है यू कैन ऐड कमेंट्स वेर एवर यू वॉन्ट इन दी कोड। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कलर रेड, सेट टेक्स्ट कलर टू रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ब्राउज़र में इसको हम लोग देखेंगे तो ये मुझे यहाँ दिखाई देगा ये वाला कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मुझे किसी प्रॉपर्टी को कमेंट करना है, ठीक है। जनरली आपने कमेंट देखोगे इस तरह से, या फिर हम लोग कुछ डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी को भी कमेंट कर सकते हो। सो ये क्या है, इवन इन द मिडल ऑफ अ कोड, आप कोड के अंदर भी CSS कोड को बंद कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल यहाँ से देख लेंगे। स्टाइल टैग कॉपी, यहाँ पर कॉल, तीनों जगह पर एक साथ कॉल कर दीजिए और उसके बाद में इसको बंद कर दीजिए। सो इस वाले मुझे इसकी स्टाइल की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ का कोड आपने कॉपी करना है, यहाँ लाके आपने रिप्लेस कर देना है इसके अंदर, और ये अपना ऑलरेडी सही है। दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज़ अ so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको आपने 20 लाइन की हाइट दे देनी है और रिलोड करेंगे इसको। चलिए, तो अगेन आपको इसको यहाँ से चलाना है, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर और प्रीवियस सभी फाइल्स क्लोज, और 1-2 लाइन की हाइट और बढ़ा दो। अभी भी कम है।
परफेक्ट। तो चलिए हमने कहाँ तक देखा, ये वाला पार्ट देखा था हमने, ये वाला पार्ट देखा हमने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि हमने रेड की प्रॉपर्टी को कमेंट करके ब्लू में चेंज किया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट ब्लू आ रहा है, और हमने कमेंट कैसे किया हुआ है, रेड को इस तरह से। ये भी कमेंट आपका एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, कमेंट्स कैन ऑल्सो स्पैन मल्टी लाइन्स। तो ये देखो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, यानी कि अगर मुझे तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ कमेंट करना हो तो मैं पी के आगे स्लैश स्टार और जहाँ पर ये ब्लॉक एंड हो रहा है वहाँ पर स्टार स्लैश लिख दूँगा तो भी मेरा कमेंट वर्क करेगा। सो यहाँ पर आप देखें, अगेन कोड में जाइए और आपका मल्टी लाइन कमेंट वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। तो स्लैश स्टार से आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, HTML एंड CSS कमेंट एक साथ हम लोग देखेंगे। देखो HTML के कमेंट चलते हैं एक्सक्लेमेशन, 2 टाइम हाइफन, देन वैल्यू, देन 2 टाइम हाइफन और ग्रेटर देन, ये होता है HTML कमेंट। CSS का कमेंट चलता है इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, CSS का कमेंट जो है वो डायनामिक कमेंट होता है, यानी कि कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे, ठीक है, सभी जगह पर यही कमेंट होता है। लेकिन HTML वाला जो कमेंट है सिर्फ वो HTML में ही चलता है और कहीं काम नहीं करता है। इसलिए मैंने बोला था कि जब CSS स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग हमारी डायनामिक की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आप PHP पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, रिएक्ट पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, हर जगह यही चलने वाला है, ठीक है। सो आउटपुट देखिए इस फाइल का और कोड में जाके देखिए। तो देखो ये आपको कमेंट ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, तो HTML का आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, CSS का आपको नॉर्मल रिटर्न आएगा। लेकिन अगर हम अपनी यहाँ वाली फाइल में देखें इसको, जो हमने इधर डिफाइन की है, तो यहाँ पर आपको दोनों ग्रीन कलर से ही रिटर्न आएंगे VS कोड के अंदर। तो ग्रीन कलर से पता लग जाता है ये चीज़ हमारी कमेंट है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा दीज पैराग्राफ्स विल बी रेड, तो आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, नैप बार स्टार्ट फ्रॉम हेयर, नैप बार एंड हेयर, मेन सेक्शन स्टार्ट हेयर, सेक्शन स्टार्ट हेयर, असाइड स्टार्ट हेयर, एंड हेयर। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए अपने कमेंट्स लगा लगा के चीज़ों को, ताकि जब कोई काम करे तो उसको पता हो कि कौन सा एरिया कहाँ तक वर्क कर रहा है आपका। अब हम लोग ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कलर। तो आपकी CSS मान के चलिए कि ये क्या चल रहा है हमारा 20, तो यानी कि नेक्स्ट मंथ की 20 तक आपकी CSS बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हमें बस इसको स्ट्रक्चर करना है, कोड को अपने, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बेस ऑलरेडी आप CSS का पढ़ चुके हैं। सो बहुत जल्दी हम लोग डिज़ाइनिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये फाइल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ लिख भी देते हैं अपने रेफरेंस के लिए, CSS हमारा 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 29 मई के बाद से। चलो